क्वेश्चन नंबर 11 है द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4004 इज। तो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं 5 4 3 एंड 2। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके पास ये नंबर दे रखा है, इसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। देन आपको जब प्राइम फैक्टर मिलेंगे उसके जो जो उसके एक्सपोनेंट होंगे उनका आपको सम्स निकालना है। ओके, तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। हम क्या करेंगे, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो ये 2 पे जाएगा 2002, फिर 2 पे जाएगा 1001, फिर ये 7 पे जाएगा 7 707, 707 30 7 4 28 21 7 3 जा 21, फिर ये जाएगा 11 पे, तो ये हो जाएगा 13, 11 जा 11 एंड 11 3 जा 33। नाउ ये जाएगा 13 1 जा 13। तो आपने तो इसके क्या क्या होंगे, 400 का प्राइम फैक्टर क्या क्या होंगे इसमें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1 मल्टीप्लाई 11 की पावर 1 मल्टीप्लाई 13 की पावर 1। तो हमने ये निकाल लिया है जो इसके एक्सपोनेंट है, 2 का 2 है, इसका 1 है, इसका 11 का भी 1 है और 13 का भी 1 है। तो हम इनके एक्सपोनेंट को हम सम कर देंगे। तो सम ऑफ एक्सपोनेंट 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 तो आ जाएगा 2 3 4 एंड 5, ऑप्शन नंबर ए। सो क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, इफ अ लार्ज सर्कुलर पिज्जा इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल सेक्टर्स देन द एंगल ऑफ ईच सेक्टर विल बी। मतलब आपके पास एक लार्ज अमाउंट का आपके पास पिज्जा है, उसको आपने 5 सेक्टर में डिवाइड कर दिए, तो बोल रहा है कि उस हर एक सेक्टर का कितना एंगल बनेगा। ये आप इसको वर्बली भी कर सकते हैं, ठीक है। पूरा पिज्जा का जो एंगल होता है वो कितने का होगा, 360 डिग्री का होगा, और 5 इक्वल सेक्टर है तो उसको 5 से डिवाइड कर देंगे और सीधा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप बिना पेन कॉपी के आप इजीली कर सकते हो रफली, ओके। लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूं। नंबर ऑफ सेक्टर्स आपको दे रखे हैं यहाँ पे 5, तो आपको एंगल निकालना है। इसमें यूज होगा सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला, जो कि इसको हम थीटा बोलते हैं। उसका फॉर्मूला आता है 360 डिग्री अपॉन में एन। तो 360 डिग्री अपॉन में एन की वैल्यू 5 5 7 जा 35 1 0 5 2 जा 72, तो इसका आंसर 72 डिग्री। आप इसको कर सकते थे, 7 ऑलरेडी दिख रहा है 5 इक्वल सेक्टर में, तो ओवरऑल 360 डिग्री होता है, तो 72 5 जा 360 होगा, ऑब्वियसली 5 पे जाएगा ना, तो सीधा आप इसको डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ sin 30 डिग्री tan 45 डिग्री इक्वल टू secant 60 डिग्री अपॉन में k, देन द वैल्यू ऑफ k। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आपको इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हैं। और क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप साइन और कोस की वैल्यू जरूर याद रखें, उससे जो है सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू आपको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। साइन और कोस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो जरूर करना है, ठीक है। उससे आपका tan भी निकल जाएगा, कोट भी निकल जाएगा, कोसिकेंट भी निकल जाएगा, ओके। सो इसमें अप्लाई करते हैं। साइन 30 डिग्री आपको पता है 1/2 होता है, ये आपको माइंड में होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर नोट पे दे रहा हूँ आपको, tan 45 1 होता है, ठीक है। सेकेंड 60 डिग्री, सपोज
काफी बच्चों को शायद सेकेंड 60 डिग्री आपको पता नहीं होगा, लेकिन आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको फाइंड करके दिखा देते हैं। सपोज मुझे नहीं पता इसके बाद इसकी वैल्यू क्या है, लेकिन हमको ये पता है कि ये सेकेंड जो होता है वो 1/cos 60 डिग्री के बराबर होता है। और आपको मैंने पहले ही बताया था साइन साइन और cos की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी आप बाकी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1/cos 60 डिग्री की वैल्यू मुझे पता है 1/2 होता है, ये ऊपर चले जाएगा तो 2 आ जाएगा, यानी कि सेकेंड 60 डिग्री की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, यहाँ से हमने इजीली फाइंड कर दिया। यदि आपको पता है इसकी वैल्यू तो एक्सीलेंट, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन साइन और cos की वैल्यू जरूर याद करनी है। ठीक है, तो अब इन वैल्यू को हम पुट करते हैं। साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, tan 45 1 बराबर सेकेंड 60 डिग्री, इसकी वैल्यू हमने निकाल दी 2 अपॉन में k, तो ये हो जाएगा 1/2 2 अपॉन में k, ये इसको इधर भगा देते हैं, इसको इधर। ठीक है, तो k की वैल्यू हो जाएगी 2 × 2 4। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x - y = 0। ठीक है, ऑप्शन दे क्या, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, पासिंग थ्रू द ओरिजिन या पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,2। तो आपको लाइन दे रखी है, ठीक है, लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये पूछ रहा है इन चारों में से किस ऑप्शन पे ये लाई करेगा। ठीक है, वैसे आपको क्लियर दिख रहा है ऑप्शन डी तो बिल्कुल नहीं होगा। आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। 3 रखोगे यहाँ पे और 2 रखोगे तो 3 - 2 = 1, तो ये तो बराबर नहीं होगा 0 के, तो पहला तो ये ऑप्शन डी कैंसिल आउट हो गया। अब बचे 3 ऑप्शन। ठीक है, तो हम x - y = 0 है, y को तो शिफ्ट करें, x बराबर y। अब वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, यदि y की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, y की वैल्यू 2 तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2, y की वैल्यू 3 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो आप इसको प्लॉट करके देख सकते हैं। ठीक है, x एक्सिस, y एक्सिस और, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अब वैल्यू रख सकते हैं, y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 1 है, तो पहला तो पॉइंट ये होगा। दूसरा पॉइंट x2 y2 यही होगा, तीसरा पॉइंट यही होगा। ठीक है, तो ये कुल मिला के ये इस तरह से जाएगा ग्राफ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना, ये सेंटर से होके जा रहा है, कहा जा रहा है, सेंटर से होके जा रहा है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू भी 0 होगी, यानी कि ओरिजिन पे, यानी कि 0,0। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 15। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है द 10th टर्म ऑफ द एपी इज, आपको एपी सीरीज दे रखी है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो आपसे पूछा है इसका तो 10th टर्म क्या होगा। ओके, यानी कि A10 की वैल्यू पूछी है इसमें। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए यदि A10 निकालना है तो A + 9 × D। यहाँ पे A होता है फर्स्ट टर्म और D होता है यहाँ पे डिफरेंस। ओके, तो हमें A10 की वैल्यू निकालनी है, तो आपके पास क्या क्या गिवन है, A की वैल्यू पता है, तो आपको D निकालना पड़ेगा पहले, तो हम पहले D निकाल देते हैं। A2 में से A1 माइनस होगा। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो 19/4 - 5, इसके लिए कुछ नहीं है, 1 लगा देते हैं, एलसीएम क्या आएगा 4 आएगा, 19 × 19 4 × 20, यानी कि माइनस का 1/4, यानी कि आपके पास डी की जो वैल्यू है -1/4 आ गया। आपको इसको इसमें डायरेक्ट पुट कर देते हैं और सीधा आंसर निकाल देते हैं।
तो यहाँ कर देते हैं A10 बराबर A की वैल्यू कितनी है 5 प्लस और 9 मल्टीप्लाई -1/4। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 5 प्लस प्लस माइनस टकरा के माइनस का हो जाएगा, तो -9/4 नीचे 1, तो ऐसे फिर 4 आ जाएगा, 5 4 जा 20, 1 9 जा 9। तो आपका 8 10 की वैल्यू आ जाएगी 11/4 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 है, इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्समैन हिट्स द बाउंड्री 7 times out of the 42 balls he plays, the probability of his not hitting a boundary। ये पॉइंट जरूर याद रखना है, 99% स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें रीडिंग करने में प्रॉब्लम आती है बच्चों को, ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है। इसने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज नॉट हिटिंग ए बाउंड्री, ठीक है, कहने का मतलब है एक क्रिकेट मैच हो रहा है, उसमें एक प्लेयर ने 42 बॉल्स खेली है, तो उसमें से केवल 7 ही बॉल उसने हिट करी है बाउंड्री की तरफ, मतलब बाउंड्री पे गई है, ठीक है, चाहे वो 4 हो या चाहे 6 हो, ठीक है। तो बोल रहा है कि तो प्रोबेबिलिटी बताओ जितनी बॉल पे इसने बाउंड्री नहीं मारी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज नॉट हिटिंग अ बाउंड्री। तो इसको आप वर्बली भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो 42 में 7 है, तो प्रोबेबिलिटी जो है हिट बाउंड्री आपको मैं डायरेक्ट करा देता हूँ, क्योंकि ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इसको बहुत ही जल्दी खत्म करना है, तभी आप लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो टाइम पे कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट बाउंड्री, यानी कि 7 बाउंड्री मारी है 42 में से, ओके। इसको आप लोएस्ट टर्म में लिख सकते हैं, 7 1 7 7 6 जा 42, तो 1/6 ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई है हिट करने की। तो बच्चे यहाँ पे जो है यहाँ पे टिक मार देते सीधा, कभी कभी ये नोट वर्ड जो है मिस हो जाता है हमारे से जल्दी जल्दी करने के चक्कर में, तो ये मिस्टेक नहीं करनी है। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट बाउंड्री की तो ये है, तो सेम प्रोबेबिलिटी नॉट हिट बाउंड्री, तो इसके लिए जो आंसर आएगा आपका 1 माइनस जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी है हिट बाउंड्री की, ठीक है। नॉट के लिए हम ये यूज करते हैं, 1 में से माइनस करते हैं जितनी भी पॉसिबिलिटी है प्रोबेबिलिटी आने की उसको, ठीक है, तो वो नॉट के लिए आ जाता है आंसर, ठीक है। तो 1 माइनस 1/6, इसीलिए 1 लगा दो, एलसीएम मिलेगा 6, 6 1 6 -1, तो 5/6। मैक्सिमम स्टूडेंट इस पर टिक लगा देते हैं, लेकिन इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ -4 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, आपको गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ k इज, तो आपको इस k की वैल्यू को आपको फाइंड करनी है। तो आपको पता है डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, यदि p ऑफ x आपका कोई पॉलिनोमियल है और यदि ये 0 के बराबर आ जाता है, तो जो यहाँ पे जो x है वो हमारा 0 होगा, ठीक है, ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, ओके। डेफिनेशन हमने आपको समझा दी है जीरोस की, ठीक है, तो यहाँ पे x जीरोस होगा, ठीक है। तो आपको गिवन दे रखा है जीरोस पहले से, तो आपको इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है, इसमें पुट कर देते हैं और आपके k की वैल्यू इजीली फाइंड हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं, p - 4 इक्वल टू -4 की पावर 2 माइनस माइनस का 4 -2 प्लस 2k इक्वल टू 0, ओके। पावर 2 है तो 16 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का माइनस माइनस टकरा के प्लस का 4 -2, ये ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस का 2 और ये माइनस का 2k,
इक्वल टू 0। 16 और 4 20, 20 में से 2 गया 18 प्लस का 18 माइनस 2k इक्वल टू 0। तो माइनस का 2k बराबर माइनस का 18 प्लस का था इधर जाएगा तो माइनस का, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट और k की वैल्यू हो जाएगी 18 का हाफ करेंगे तो कितने जाएगी 9 पॉजिटिव। तो ऑप्शन नंबर बी। सो क्वेश्चन नंबर 18 है द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स बिलो x एक्सिस इज। ठीक है, आपसे इक्वेशन ऑफ लाइन पूछिए जो कि पैरेलल है x एक्सिस के और डिस्टेंस दे रखा है 3 यूनिट्स बिलो एक्सिस। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना चाहिए। बिलो x एक्सिस पूछा है, ठीक है, तो आपको इक्वेशन ऑफ a line parallel to x axis, ठीक है, यदि ये बोले कि जो उसका डिस्टेंस है वो अबव हो देन तो इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू में k। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो k है, k आपका क्या है यहाँ पे डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है और किस पे पॉजिटिव में, है ना, क्योंकि अबव के लिए बोला है, लेकिन यहाँ पे बोला है बिलो के लिए। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बिलो, बिलो बोला ना, बिलो x एक्सिस बोला इस बार, तो इसकी इक्वेशन जो बनेगी y इक्वल टू माइनस के होगा। ठीक है, और यहाँ पे वो k की वैल्यू आपको दे रखी है 3। ठीक है, इसने बिलो बोला है तो आपका आंसर क्या आएगा y इक्वल टू k की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 और साइन माइनस का, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 19 है, एसोटेशन की स्टेटमेंट दे रखी है कि कॉमन डिफरेंस आपको दे रखा है इस एपी का 4 है। ठीक है, और रीजन आपको दे रखा है कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी a1 a2 a3 an इज ऑब्टेन्ड बाय द डिफरेंस t। ये डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला आपको बता रखा है इसने यहाँ पे। ठीक है, ये होता है, इसने बोला है अभी। ठीक है, रीजन में अब आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इन 4 ऑप्शन में से, तो असेंटेशन को देखते हैं। तो इसने बोला है कि आपका कॉमन डिफरेंस जो है 4 दे रखे हैं, यानी कि डी की वैल्यू यहाँ पे आपको दे रखी है यहाँ पे 4। ठीक है, इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो आपके पास a1 ये है बाय डेफिनेशन और a2 ये है। ठीक है, तो डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1, तो 1 में से माइनस करेंगे 5 से तो आंसर आएगा माइनस का 4, क्योंकि 5 बड़ा है ना, तो जो नंबर लार्ज है उसके आगे का साइन लगता है तो माइनस का 4, यानी कि ये बता रहा है आपको कि डिफरेंस यहाँ पे -4 है, लेकिन ऊपर स्टेटमेंट जो 4 दे रखा था तो ये गलत है, यानी कि अजर्टेशन यहाँ पे गलत है। तो पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन भी गलत, तो अजर्टेशन ट्रू बोल रहा है तो ये भी गलत, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आप रीजन भी देख सकते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 a1, तो हमने ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा एजर्टेशन गलत है और रीजन बिल्कुल करेक्ट है। सो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, एजर्टेशन दे रखा है आपको द पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन एंड सेकंड लीनियर इक्वेशन will have infinitely many solution, then if कंडीशन दे रखी है आपके पास p इक्वल टू 1, मतलब कह रहा है कि p यहाँ पे 1 होगा तब ये आपको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और रीजन दे रखा है यदि आपके पास अनदर
आपके पास कोई दो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, फिर इसने बोला है कि p की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तभी ये यूनिक सॉल्यूशन कहलाया जाएगा, ठीक है। तो चेक करते हैं, चेक करते हैं। उससे पहले आपको पता होना चाहिए infinitely many solution of pair of linear equation, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी कंडीशंस क्या होती है? वो होती है a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 एंड c1 अपॉन में c2, ठीक है। इसने बोला है अभी p की वैल्यू 1 हो देन, तो इसमें चेक करते हैं, ये आपका a1, ये b1, ये c1, ये a2, ये b2, ये c2। तो इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं। हम दो ही लेके चलते हैं फिलहाल, उससे इजी हो जाएगा। तो a1 की जगह पे p अपॉन में a2 कितना है यहाँ पे 2 बराबर b1 कितना है यहाँ पे 3 और यहाँ पे b2 कितना है 6, ठीक है। कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो p बराबर कितना आ जाएगा, 2 इधर शिफ्ट करेगा तो 2 अपॉन में 2 यानी कि 1, यानी कि p इक्वल टू में 1। इट मींस 1 अपॉन 2 ये भी बन रहा है, 1 अपॉन 2 ये भी बनेगा। आप इसको रख के देख लो 59 अपॉन 118, ठीक है। तो वो भी क्या बनेगा 1 अपॉन 2 ही बनेगा। 59 2 जा, मतलब ये चेक कर लेता है, 59 1 जा 59, 59 2 जा 118, तो 1 अपॉन 2 ये भी बनेगा। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो असर्टेशन आपका करेक्ट है, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूं। तो आपकी ए स्टेटमेंट तो यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। अब बोला है यूनिक सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। इसकी कंडीशन क्या होगी? उसकी कंडीशन होगी a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, देन इट इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो इसने बोला है p की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होनी चाहिए, मतलब p की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, देन ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो चेक करते हैं यहाँ पे p अपॉन में 2 इक्वल टू 3 अपॉन में 6, सेम वही हो गया। इसको तो शिफ्ट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 6, ठीक है। तो 3 2 जा 6 अपॉन में 6 कैंसिल आउट, तो p की वैल्यू तो यहाँ पे 1 आ रही है, यानी कि p की वैल्यू 1 आ रही है। तो ये कंडीशन आपके इनफाइनाइट मैनेज सॉल्यूशन के लिए, मतलब आगे के लिए प्रोसेस होगा। आगे जाके भले ही वो c1 अपॉन में c2 ये नहीं आएगा आई थिंक, ठीक है, लेकिन कंडीशन तो ये होती है ना यूनिक सॉल्यूशन की। और इसने सही बोल रखा है कि p नॉट इक्वल टू 1, देन ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि रीजन भी आपका करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट अलग है, एक दूसरे से अलग है। यहाँ पे इनफाइनाइट मैनेज सॉल्यूशन बोला है और यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन के लिए बोला है। तो दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह सही है, पर एक्सप्लेनेशन गलत है, मतलब R is not correct explanation of A. Option number B will be the right answer. So आज हमने कंप्लीट कर दिया है सेट 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो CBSE में पूछे गए थे। अब सेट 3 बहुत जल्द आएगा, तब तक के लिए बने रहिए। और आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखिए, देन आगे बढ़िए। तब तक के लिए